यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी यहाँ पर जो एग्जाम होना है बीपीएससी का 72 बीपीएससी का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टेस्ट देखेंगे, ज्योग्राफी का पेपर रहेगा और यहाँ पर परफेक्शन है, जैसे इसका पेपर है, ठीक है, परफेक्शन है इसका। यहाँ पर टेस्ट नंबर 8 देखेंगे और यहाँ से ज्योग्राफी का पेपर होगा। उससे पहले हम लोग सुबह देख चुके हैं। दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 7 यहाँ पर हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कौन सा था वो आपका करंट अफेयर्स पर पूरा आधारित पेपर है। वो देख सकते हो पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसको कवर कर दिया, पूरा हो गया। ज्ञान बिंदु के करीब 4 पेपर हो गए और जो केजीएस का है उसके भी 12 पेपर कवर हो चुके हैं। आज जो 13वां पेपर होगा वो भी आपको कल कराया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्रों के बीच पृथ्वी की भू परपटी की मोटाई की भिन्नता में प्राथमिककरण सबसे अच्छा उपयुक्त वर्णन करता है। आंसर होगा पहले का करेक्ट आंसर, ये होगा बेसाल्टी और ग्रेनाइट चट्टानों को अलग अलग घनत्व द्वारा संचालित समस्थितिक की समायोजना होती है ये, क्योंकि पृथ्वी की भूपरपट्टी की मोटाई मूल रूप से समस्थिति है ना, जिसको बोलते हैं आइसोटेस्टी बोलते हैं, आइसोटेस्टी, और ये सिद्धांत के कारण बदलती रहती है। और यहाँ पर भूमध्यद्वीपीय यहाँ पर परपट्टी होती है, उससे हल्की और कम घनत्व वाली ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, जिससे होता है ये प्रवार या मेंटल के ऊपर तैरती रहती है और संरचनात्मक रूप से काफ़ी मोटी परत बनाती है, ठीक है। और समुद्री भूपरपट्टी भारी और अधिक घनत्व वाली बेसाल्टी चट्टानों से बनी होती है, जिसके कारण ये एक प्रवार या गहराई से यहाँ पर धंस जाती है, जिससे काफ़ी पतली परत बनाती है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, इसमें बोले भूकंप के दौरान अनुप्रस्थ तरंगों के लिए छाया क्षेत्र की उपस्थिति मुख्य रूप से किसके लिए अनुभवजन्य साक्ष्य के रूप में काम करती है। आंसर क्या होगा? दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा यहाँ से? ये होगा पृथ्वी के बाएं ओर की तरल या ठोस अवस्था, इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो भूकंपिक जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं इनका एक विशिष्ट भौतिक गुण होता है कि वे केवल ठोस पदार्थों या माध्यम से उसके आगे बढ़ सकती हैं। जब भूकंप आता है तो भूकंप लेख अधिकेंद्र इसे 105 डिग्री से आगे इन तरंगों के लिए एक विशाल छाया क्षेत्र दर्ज करती हैं और इन तरंगों का पृथ्वी के केंद्र से होकर न गुजर पाना इस बात का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण होता है कि पृथ्वी का बाएं ओर तरल या पिघली हुई अवस्था में होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? इसका सी करेक्ट है आंसर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 बोला है, पर यदि पृथ्वी का अक्ष क्रांतिवृत्त के तल के लंबवत होता है तो सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिणाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है कि ऋतुओं की कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूरे विश्व में दिनों रात की जो लंबाई होगी समान होगी। डी यहाँ से आंसर है, क्योंकि पृथ्वी का वर्तमान अक्षीय झुकाव जो होता है ये लंबवत से 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, क्रांतिवृत्त का तल 66.5 डिग्री होता है, जो बदलती ऋतुओं का मुख्य संरचनात्मक कारण होता है। यदि ये अक्ष क्रांतिवृत्त के तल से पूरी तरह से लंबवत या 0 डिग्री के झुकाव पर होता है तो सूर्य की किरणें पूरे वर्ष पर भूमध्य रेखा पर हमेशा सीधी पड़ती हैं, और अथवा इसके अलावा यहाँ पर पृथ्वी पर हर स्थान पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेविस के अपर्दन चक्र में वर्णित संप्राय मैदानों में विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सी भूआकृति प्रक्रिया जिम्मेदार होती है? आंसर हो जाएगा पार्श्विक अपर्दन और अपक्षय द्वारा भूभाग के विशेषताहीन निचले मैदान में बदलना। ए, क्योंकि संप्राय मैदान क्या होता है इसकी अवधारणा WM डेविस द्वारा प्रस्तावित अपर्दन जो चक्र होती है साइकिल ऑफ इरोशन, इसकी अंतिम जीर्णावस्था में मुख्य विशेषता बताता है। यह अंतिम भौगोलिक अवस्था के दौरान युवा जलधाराओं द्वारा की जाने वाली ऊर्ध्वाधर कटाई वर्टिकल जो कटिंग होती है पूरी तरह से बंद कर देती है। इसके स्थान पर पार्श्विक जो अपर्दन होता है और निरंतर अपक्षय मुक्त प्रक्रियाएं बन जाती हैं जो ऊंचे भूभाग को धीरे धीरे घींच देती हैं। इसके परिणामस्वरूप एक संरचनात्मक रूप से समतल विशेषहीन लहरदार निचले मैदान में निर्माण होता है, जिससे अपर्दन के धरातल का लेवल समीप हो जाता है। आंसर क्या होगा? चौथे का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की शुरुआत वैज्ञानिक समुदाय द्वारा आलोचना का मुख्य कारण क्या था? बताना है। देखो इसका मुख्य कारण था कि विशाल महाद्वीपीय खंडों को खिसकाने के लिए क्या होता था? पर्याप्त बल और उसकी कार्यप्रणाली होती थी। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो था 1912 में यह प्रस्तुत किया था। यह सिद्ध करने के लिए यहाँ पर भूगर्भीय और जीवाश्म प्रमाण सफलतापूर्वक किए थे कि महाद्वीप कभी आपस में जुड़े हुए थे। हालांकि शुरुआत में वैज्ञानिक समुदाय भी इसकी भारी आलोचना करते हुए इसे खारिज कर दिया था, क्योंकि ये कारण प्रणाली इसकी समझाने को लेकर विफल रहती थी।
वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी के घूर्णन, केंद्र प्रसारक बल और सूर्य चंद्रमा के संचारी बलों को महाद्वीपीय खिसकाया जाता है। आंसर 5वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 6, छठा नंबर है वायुमंडलीय संरचना जो है उस पर विचार करना है। वायुमंडलीय संरचना और आयनमंडल लंबी दूरी के रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विद्युत आवेशित कण की उपस्थिति जो होती है वो रेडियो तरंगों की पृथ्वी को वापस परावर्तित करते देखती है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वायुमंडलीय संरचना जो होती है ये आयनमंडल लंबी दूरी को संचार के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आयनमंडल ऊपरी वायुमंडल की एक विशिष्ट परत होती है जो आने वाले सौरमंडल ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा भारी रूप से आयनित करती है। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों और विद्युत आवेशित कण की उच्च सांद्रता होती है। ठीक है, उच्च सांद्रता होती है और इन आवेशित कणों में रेडियो तरंगों के विशिष्ट बैंड को वापस पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित करने लगती है। आंसर 6 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है, 7वां नंबर है सागर तल प्रसरण की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि का सबसे संभावित परिणाम क्या हो सकता है। आंसर क्या होगा, 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये हो सकता है कि वैश्विक महासागर में आयतन का विस्तार जिससे बड़े पैमाने पर समुद्री अतिक्रमण होगा। बी यहाँ से आंसर होगा। मध्य महासागरीय कटक पानी के नीचे स्थित पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जहां निरंतर नई समुद्री भूपरपट्टी का निर्माण होता है। यदि सागर तल प्रसरण की दर काफ़ी बढ़ जाती है तो नई बनी हुई परत अधिक व्यापक क्षेत्र में गर्म और फैली हुई रहती है। यह विशाल कटक संरचना भौतिक रूप से समुद्र के भारी जल को ऊपर उठकर और बाहर की ओर विस्थापित करने लगती है। आंसर 7वें का भी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसके कई स्थानों में मध्याह्न रेखा से विचलित होती है ना। विचलित होती क्यों? इसलिए विचलित होती है ताकि क्या होता है कि एक राजनीतिक क्षेत्राधिकार के तहत द्वीप समूह जो होते हैं उसकी तिथि के समय को एक समान रखा जा सके, है ना। ये आंसर होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है ये सैद्धांतिक रूप से 180 डिग्री मध्याह्न रेखा के साथ खींची गई होती है जहाँ से आधिकारिक तौर पर तारीख बदलती रहती हैं। हालांकि ये बिल्कुल सीधी रेखा प्रशांत महासागर के कई संप्रभु देश के क्षेत्रों के बीच से काट लेती है। भारी प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक भ्रम को रोकने के लिए जहाँ देश में एक हिस्से को सोमवार और दूसरे हिस्से में रविवार हो सकता था, इस रेखा ने जानबूझकर घुमावदार इसको बनाया गया क्योंकि जो भौगोलिक बदलाव है वो सुनिश्चित करना संभव हो सके, है ना। आगे आते क्वेश्चन 9, चट्टानों का आग्नेय और अवसादी चट्टानों के जो केंद्रित वर्ग है उसके विभाजन का मुख्य रूप से किस पर आधारित होगा। ये आधारित है निर्माण की पद्धति और उसकी उत्पत्ति में शामिल जो भूगर्भीय प्रक्रिया है उस पर आधारित होगी क्योंकि पृथ्वी पर सभी चट्टानों का मौलिक संरचनात्मक वर्गीकरण उनके रंग, कठोरता या सटीक रासायनिक जो संगठन होते हैं उस पर आधारित ना होकर उसकी उत्पत्ति पर आधारित होते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण पिघले हुए मैग्मा या लावा शीतलन से उनके जो दृढ़ीकरण है या कठोरतापन जो उसके कारण से होता है। अवसादी चट्टाने का निर्माण एकत्रित अपरदित जो सौसादियाँ होती हैं उसकी यांत्रिक संपीड़ित और रासायनिक संसर्जन के माध्यम से होती है। ठीक है, याद रखना नाम का भी। क्वेश्चन 10 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विचार करना है। 10वां, पहली बात है दुर्बलता मंडल मैग्मा का प्रमुख स्रोत है जब जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर पहुंचता है। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है ना। पहली बात सही यहाँ से। सेकेंड बात है बाइक और धात्विक तरल पदार्थों की गति के माध्यम से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही, दोनों कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना कार्यप्रणाली का सटीक वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 है पर्वत और पठार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वलित पर्वतों का निर्माण मुख्य रूप से पृथ्वी के परपट्टी के क्षैतिज यहाँ पर संपीड़ित बलों के कारण होता है। 11वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अंतर पर्वतीय पठार वे होते हैं जो अपनी सभी या अधिकांश दिशाओं में पर्वतों से घिरे होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरी बात है वोस गैस जैसे खंड पर्वत का निर्माण तब होता है जब भूपरपट्टी दो भ्रमांतर भ्रंश के बीच दब जाती है। तीसरी बात गलत होगी क्योंकि खंड जो पर्वत होते हैं ये इसका निर्माण आमतौर पर तब होता है जब भूपरपट्टी खिंचाव वाले बलों के बीच अधीन होती है, न कि इसके संपीड़ित बलों के। ये बल समानांतर समान भ्रंश पैदा करते हैं जिससे क्या होता है केंद्रीय खंड नीचे धस जाता है ना, और आसपास के खंड ऊपर उठ जाते हैं। आंसर 11वें का बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जो गलत पूछा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा आंसर, ये बी करेक्ट होगा यहाँ से 11वें का। क्वेश्चन 12 नंबर है भूकंप और ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती है अधिकेंद्र कहलाती है। पहला क्या होगा, पहला करेक्ट है। सेकंड सील्ड ज्वालामुखी की विशेषता अत्यधिक गाढ़ा लावा जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड गलत क्योंकि यहाँ पर सील्ड जो ज्वालामुखी है ये जैसे हवाई के
ज्वालामुखी वास्तव में अत्यधिक तरल के और कम चिपचिपाहट वाले बेसाल्टी लावा की विशेषता रखते हैं। इससे गैस आसानी से निकल जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शांत और धीमे विस्फोट होते हैं, न कि विनाशकारी। सेकेंड गलत है। तीसरा, मध्यम भूकंप पृथ्वी की सतह से 70 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के बीच गहराई पर आ जाते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, बी 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 वायुमंडलीय संरचना के संबंध में विचार करना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वायुमंडल के कुछ कुल आयतन का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, 13 का क्या होगा? 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये आपका यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है, सही बात है, करेक्ट है। सेकेंड बात बोला है कार्बन डाइऑक्साइड के आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन ये बाहर जाने वाले पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। एकदम बात सही है ना? दोनों बात एकदम सही है। पूछे कि गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं है, डी आंसर 13 का। 14 आते हैं 14। इसे बोला निम्नलिखित भूगर्भीय अवधारणाओं को उनकी प्राथमिक परिभाषित विशेषताओं के हिसाब से शामिल करना है। देखते हैं समस्थिति क्या होती है। देखो समस्थिति जो हो जाएगी ये आपका भूपर्पटीय गुरुत्वाकर्षण की संतुलन स्थिति। ठीक है, आगे पर्वत निर्माण ये हो जाएगा पर्यावरण के माध्यम से पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, और सी का 1 मतलब यहाँ पर विवर्तनिकी जो होगा आपका भूपर्पटीय की प्लेटों को क्षैतिज विस्थापन, और मध्यपी निर्माण जो होगा ये भूभागों की बड़े पैमाने पर ऊर्ध्वाधर गति। करेक्ट आंसर 14 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 नंबर, इसे बोला है अभिकथन ए और कारण आर। भारत की भूपर्पटीय का घनत्व पृथ्वी के करोड़ के घनत्व से काफ़ी कम होता है। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है कि पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में विभेदीकरण की प्रक्रिया के दौरान लोहा और निकल जैसे भारी जो पदार्थ हैं केंद्र में बैठ गए थे, जबकि हल्के पदार्थ सतह पर चले गए थे। सेकेंड भी सही होगा, दोनों बातें यहाँ से सही है। 15 का आंसर ए करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है भूगर्भीय समय मापक्रम की निम्नलिखित घटनाओं को सबसे हाल ही में कालक्रम संरचना पर आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते 16 में पहली बात यहाँ से ये बोला है कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा? पहले यहाँ पर क्या होता? बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ था। उसके बाद यहाँ से महाद्वीपीय पेंजियों का विखंडन और शुरुआती जो अधिमानव था उसका आगमन हुआ था। 1 2 3 4 इसके सीरियल से नंबर होंगे। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से 16 का करेक्ट आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन से वटी नंबर 17। एक व्यक्ति जो सोमवार को सुबह 10 बजे टोक्यो से सैन फ्रांसिस्को की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते हुए यात्रा कर रहा है, वह निम्नलिखित में से क्या अनुभव करेगा? यह अनुभव करेगा कि रविवार की सुबह गंतव्य पर पहुंचना, जिससे प्रभावी रूप से 24 घंटे का लाभ होगा। आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे एशिया में टोक्यो से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करता है, तो वह पृथ्वी के घूर्णन की विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा होता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 18 आते हैं। 18 है अपवाह तंत्र में अरि प्रतिरूप का विकास निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय परिवेश में सबसे अधिक संभावना को बताता है? आंसर हो जाएगा 3 का करेक्ट आंसर। एक केंद्रीय ज्वालामुखी जो शंकु होता है, यह गुंबद धाराएं सभी दिशाओं में बाहर की ओर बहती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अपवाह तंत्र में अरि प्रतिरूप देखने से एक पहिए की तीलियों जैसा दिखता है, और यह संरचनात्मक रूप से तब विकसित होता है जब जल धाराएं एक केंद्रीय ऊंचे स्थान पर हटकर कई दिशाओं में बहती रहती हैं। एक प्रमुख ज्वालामुखी शंकु, एक ऊंचा गुंबद या एक अकेली पर्वत चोटी आदर्श भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं जो जल के एक विशिष्ट बाहरी और अरि प्रवाह को निर्धारित करती हैं। आंसर 18 का बी। क्वेश्चन 19 नंबर है 19 बोला है पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों की रातों के तापी जो विलोमन है उसकी घटना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशिष्ट के कारण होती है? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। ये घाटी के धरातल के समय रात के समय जब तेजी से होने वाला विकिरण शीतलन होता है इसमें। ठीक है, समानता क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर साथ साथ तापमान घटता जाता है, और तापमान विलोपन वह घटना होती है जहां वह प्रक्रिया उलट जाती है, अपोजिट हो जाती है, और ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे दबा जाती है। और पहाड़ी इलाकों में सर्दियों की लंबी और साफ रातों के दौरान घाटी का धरातल तेजी से विकिरण शीतलन में गुजरता है और अपनी गर्मी वायुमंडल में खो देता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर क्या है आपका 19 का सी करेक्ट है। 20 बी नंबर है भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होने के बावजूद समुद्री सतह की अधिकतम लवणता उपोष्णकटिबंधीय उच्च ताप प्लेटों के दर्ज की जाती है। क्यों? इसलिए दर्ज की जाती है क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, क्योंकि उच्च वाष्पीकरण के साथ निम्न वायुमंडल वर्षा का होना। ठीक है, निम्न वायुमंडल के साथ वर्षा का उच्च वाष्पीकरण का होना, ये बात यहाँ से करेक्ट है।
यद्यपि भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यताप होता है, फिर भी यहाँ पर क्या होता है, वहाँ प्रतिदिन भारी संवहनी वर्षा होती है जो समुद्र की सतह पर मीठे पानी को मिलाकर लवणता को कम कर देती है। इसके विपरीत उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाली पेटियों में लगभग 20 से 30 डिग्री अक्षांश की विशेषता नीचे उतरना शुष्क वासियाँ होती हैं। ठीक है, आंसर 20 का करेक्ट है। 21 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत में लेटराइट मिट्टी संरचनात्मक निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस निरंतर भूआकृति प्रक्रिया का परिणाम बताती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर सी, वैकल्पिक आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के कारण होने वाला तीव्र निच्छालन इसका सही आंसर होगा 21 का। ठीक है, 22 नंबर है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को तीव्र होने के लिए अत्यधिक तापीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फिर भी वे लगभग सब कभी कभी क्या होती है, भूमध्य रेखा 0 से 5 डिग्री अक्षांश पर नहीं बनती है। जिसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि ग्रही कोरियोलिस बल अत्यंत कम परिणाम होता है इसका। कहने का मतलब है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को आने वाली हवाओं को मोड़ने और एक विशाल चक्राकार भवन शुरू करने के लिए कोरियोलिस बल की आवश्यकता होती है, जो तूफान की संरचना के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है, यहाँ पर कोरियोलिस बल अक्षांश की जो जिया होती है, जिया ऐसा यानी साइन इसको बोलते हैं, इसको सीधे अनुपातिक संबंध होता है। ये भूमध्य रेखा पर गणितीय रूप से शून्य होती है और ये 0 से 5 डिग्री अक्षांश पर बीच अत्यंत कमजोर रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी 23 आते हैं। प्रमुख समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र उन क्षेत्रों में स्थित होता है जहां समुद्र जल का ऊर्ध्वगमन होता है। ये घटना प्रकाश मंडल के जैविक रूप से समृद्ध करती है। क्यों करती है? क्योंकि समुद्र तल ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर लाया जाता है। बी आंसर होगा। समुद्री जल का ऊर्ध्वगमन अवलेपिंग है ना, अवलेपिंग तब होता है जब तट के समानांतर है ना, तट के समानांतर बहने वाली प्रचलित पवनें सतह के पानी के तट को दूर ढके लेती हैं। इस विस्थापन सतह के जल की जगह लेने के लिए समुद्र की गहराई से ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 24 नंबर 24। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून अचानक आगमन जो विस्फोट है उसके संरचनात्मक रूप से ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण से जुड़ा होता है, जो विशेष रूप से किसके द्वारा संचालित होता है बताना है आपको। ये संचालित होता है, करेक्ट आंसर 24 का होगा। यहाँ से क्या ये संचालित होता है? भारत के उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का ऊपर की ओर खिसकना। ए यहाँ से सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है 25। इसमें बोला है खाड़ी ढलानों में मृदा संरक्षण के संबंध में समोच्च मेड़बंद की कृषि पद्धति ऊपरी मृदा अपरदन को किस प्रकार कम करती है? आंसर हो जाएगा 25 का। ये कम करती है कि सतही बहाव को धीमा करने के लिए स्थलाकृति रेखाओं के साथ भौतिक बाधाएं बनाना। 25 का डी करेक्ट है, क्योंकि समोच्च जो मेड़बंदी होती है ये ढालू भूमि, जो ढाल वाली भूमि होती है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई वाले रेखाओं को साथ मिट्टी के मेड़ या छोटे पत्थर की ओर दीवारों को बनाती है। जिससे क्या होता है, ढलान ऊपर की ओर से नीचे की ओर बजाय क्षैतिज रेखा में बाधाओं को निर्माण करती है ना, और नीचे की ओर बहते समय वर्षा का जल धीमा गति हो जाता है, क्योंकि जो ढलान उसका ऊपर कर दिया जाता है। इस वजह से जो बहता जल है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा गति उसकी, और गति कम होने से क्या होगा, जल की कटाव शक्ति घट जाती है, जिससे पानी को मृदा रिसने का समय मिल जाता है और उपजाऊ मिट्टी ऊपर मृदा की कटाव रोक लेती है। आंसर 25 में डी करेक्ट है। क्वेश्चन 26 नंबर है, स्थानीय पवन हरमट्टन जिसे अक्सर डॉक्टर पवन कहा जाता है, क्योंकि दमनकारी तटीय आर्द्रता से राहत प्रदान करती है। ये कहाँ बहती है? आंसर हो जाएगा 26 का। ये बहती है सहारा मरुस्थल के पश्चिमी अफ्रीकी तट की ओर बहती है। सर्दियों के महीनों में पश्चिमी अफ्रीकी तट की दमनकारी और स्थिर आर्द्रता से त्रस्त रहता है। ठीक है, 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा उत्कृष्ट उदाहरण है जो अपने निकटवर्ती पश्चिमी महाद्वीपीय तट की शुष्क जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है? 27 का आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी, बेगुला धारा इसका सही आंसर होगा। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर बहने वाली ठंडी धाराएं समुद्री धाराएं को ऊपर की ओर वायु राशि को ठंडा कर देती है, जिससे क्या होता है, हवा में नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है और वर्षा नहीं हो पाती है। बेंगोला की धारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है और इसका प्रभाव ये अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित नामीब मरुस्थल की अत्यधिक शुष्कता को बनाए रखने के लिए प्रारंभिक और प्राथमिक कारण बताती है। आंसर 27 का सी। 28 नंबर आते हैं 28। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पृथ्वी क्या है, एक गहरी प्रणाली के रूप में पृथ्वी दीर्घकालिक औसत के आधार पर न तो ऊष्मा संचालित करती है ना ही खो पाती, जिससे क्या होता है, तापीय संतुलन की स्थिति बनी रहती है। 28 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, सीधी धूप के कारण पृथ्वी की सतह का अधिकतम तापमान सूर्य तप ठीक भौगोलिक रेखा से प्राप्त होता है। सेकेंड बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि
सतह पर अधिकतम तापमान जो होता है, अधिकतम सूर्य तप भूमध्य रेखा पर प्राप्त नहीं होता है और जो उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में 20 से 30 डिग्री अक्षांश में प्राप्त होता है। हालांकि भूमध्य रेखा पर सीधी धूप पड़ती है, लेकिन वहां के घने जो बादल है विकिरण एक बड़े हिस्से को वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो पूछा कि गलत कौन सा होगा, तो गलत कौन सा, तो बी। क्वेश्चन नंबर 29 है 29 बोला एल नीनो दक्षिण दोलन जो है उसकी घटना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है एल नीनो की मुख्य विशेषता पश्चिमी भूमध्य रेखी प्रशांत महासागर के सतही जल के असमान रूप से गर्म होना होता है। पहला क्या होगा, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि एल नीनो की मुख्य विशेषता मध्य और पूर्व भूमध्य रेखी प्रशांत महासागर के सतही जल का असमान रूप से गर्म होना है, न कि पश्चिम प्रशांत का। गलत हो गई बात। लानिना की स्थिति का प्रकट होना आमतौर पर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की तीव्रता से वृद्धि से जुड़ा होता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि लानिना वाकर परिसंचरण को तीव्र करता है। इसके परिणामस्वरूप आमतौर पर हिंद महासागर के ऊपर एक मजबूत निम्नदाब क्षेत्र प्रणाली बनता है, जिससे भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की तीव्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, केवल दूसरा करेक्ट है यहाँ से, है ना। क्या करेक्ट है, केवल दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। पूछा क्या है, कौन सा सही होगा, 29 बी। 30 नंबर है समुद्री ज्वार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। लघु ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा 180 डिग्री में होते हैं। पहला क्या होगा, 130 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 130 नहीं, ओनली 30 है। ठीक है, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण में होते हैं, समकोणी में, न कि 180 डिग्री में। ये गलत होगा। सेकंड बात है वृहद ज्वार में ज्वारीय सीमा सबसे अधिक होती है और असाधारण रूप से ऊंचे उभार और साधारण रूप से निचली गर्त होती है। ये बात करेक्ट है। तीसरा, फंडी की खाड़ी भौगोलिक रूप से विश्व में दर्ज उच्चतम ज्वारीय सीमाओं को अनुभव कराती है। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से सही है, आंसर पी क्या होगा, 30 का करेक्ट आंसर है। 31 भारतीय मिट्टी के वर्गीकरण के संबंध में विचार करना है। काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों से अत्यधिक समृद्ध होती है, जिससे यह उर्वरकों के बिना भी अत्यधिक उपजाऊ बन जाती है। 31 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि काली मिट्टी या जो काली मृदा है रेगुर कपास खेती के लिए अपनी उर्वरता हेतु प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें समानता नत्रजन, भास्वर और जैविक पदार्थों की कमी होती है। हालांकि ये चूना, लोहा, मैग्नीशियम और अमोनिया से भरपूर होती है। सेकेंड बात है काली मिट्टी भीषण शुष्क और जो मौसम के दौरान गहरी दरारें विकसित करती है, और कारण क्या होता है, स्वतः जुताई और विशेषता को प्रदर्शित करती है। ये बात करेक्ट है। तीसरी बात है काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप के क्षेत्र को बेसाल्टी संरचनाओं में पाई जाती है। ये बात भी करेक्ट है। तो 2 और 3 इसका सही है, आंसर क्या होगा, 31 का 2 और 3 सही है ना, तो 2 बातें करेक्ट हैं। केवल 2 का मतलब ये 2 नहीं होगा, केवल 2 का मतलब 2 कथन की बात कर रहा है, ये कथन है हमारे। ठीक है, 32 आते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। सूची 1 और सूची 2 समुद्री धारा और इसके प्रभाव स्थान कौन से हैं। पहली बात है, पहला बोला है गल्फ धारा। गल्फ धारा आपको जाएगी क्या, पश्चिमी यूरोप के मध्य गर्म प्रभाव को लेकर के। ठीक है, पेरू हम्बोल्ट धारा अटाकामा मरुस्थल का निर्माण को लेकर के। सी ओयासियो धारा जापानी तट के पास घने कोहरे का निर्माण को लेकर के। ठीक है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो जाएगी डी नंबर, ये आपको 1 ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के अत्यधिक शुष्कता को लेकर के। करेक्ट आंसर 32 का बी करेक्ट है। बी मतलब ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 मतलब बी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 33। अभिकथन एक कारणार बताना है। अभिकथन में बोला है कि गहरे खुले समुद्र में सुनामी अक्सर दृष्टिगत रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उससे तटीय किनारों के पहुंचने की इसकी विशेष विनाशकारी ऊंचाई काफ़ी अधिक ज़्यादा बढ़ जाती है। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 33 का क्या होगा, ये का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात है तट के पास की समुद्री गहराई कम होने से सुनामी लहर जो अगला सिरा धीमा हो जाता है, जिससे क्या होता है उसकी तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाती है और ऊर्जा संरक्षण के लिए उसका आयाम यानी ऊंचाई क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं, 1 और 2। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और इसकी व्याख्या भी करता है, ए यहाँ से इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर है बोला है मध्य अक्षांश यानी शीतोष्ण चक्रवात जो है कटवनी चक्रवात
विकास के चरणों में उसके सही वैचारिक कालक्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है 34 को। ठीक है, करते हैं व्यवस्थित, देखते हैं। पहला क्या बोला है, पहला इसमें बोल रहा है कि विपरीत वातावरण का संरोध है ना। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से चरण 1 हो जाएगा आपका, तो इसके हिसाब से आपका पहला आएगा सबसे पहले, विपरीत जो वायुराशियों का परस्पर क्रिया में एक स्थिर वातावरण का निर्माण करना। ये तो पहले में आएगा चरण 1 के हिसाब से। ठीक है, और चरण 2 के हिसाब से क्या आएगा, चरण 2 के हिसाब से आपका आएगा दूसरा कि स्पष्ट और ठंडे क्षेत्रों में जो परिपक्व वाली चक्रवाती परिसंचरण में तीव्रता का आना। ठीक है, क्या होगा, तीसरे के बाद दूसरा हो जाएगा। फिर पहला आपका आएगा, पहला मतलब कहने का कि विपरीत वातावरण जो है उसमें यहाँ से तीसरा, दूसरा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से हो जाएगा पहला नंबर का, पहले यहाँ पर जो है इसमें विपरीत वातावरण का संरोध, उसके बाद आपका चौथा आएगा चक्रवाती ऊर्जा का पूर्ण क्षय, है ना। तो यहाँ से 3, 2, 1, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 का सी यहाँ से सही आंसर है। 35 आते हैं, 35 नंबर। 35 बोला है, बिहार के कृषि मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से करेल केवल मिट्टी मुख्य रूप से अपनी भारी चिकनी मिट्टी संरचना, उच्च जल धारण क्षमता और रबी फसलों के लिए उपयुक्तता के लिए जानी जाती है। ये मिट्टी बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। रोहतास से भागलपुर तक फैला दक्षिण बिहार का मैदान इसका 35 का करेक्ट आंसर होगा। बिहार के कृषि मैदान गंगा नदी द्वारा विभिन्न मृदा क्षेत्र में विभाजित होती है और केरल केवल मृदा एक अत्यंत विशिष्ट पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। इसकी मुख्य विशेषता इसकी काफ़ी भारी गहरे रंग की चिकनी मिट्टी वाली संरचना होती है। 35 का बी करेक्ट है। 36 नंबर है 36, हिंद महासागर में द्विध्रुव किससे संबंधित होगा। ये किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर ये संबंधित होगा हिंद महासागर के तापमान में परिवर्तन को लेकर के। ठीक है, ये दो विशिष्ट भौगोलिक केंद्रों के बीच समुद्री सतह जो होती है उसके तापमान के अंतर द्वारा परिभाषित होती है और पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया के दक्षिण में होती है जो, और ये धनात्मक द्विध्रुव होता है तब जब पश्चिमी बेसिन औसत अधिक गर्म होता है और पूर्वी बेसिन ठंडा होता है, जिससे क्या होता है भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी वर्षा में वृद्धि हो जाती है। 36 का क्या होगा, ए करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी कृषि के लिए समानता उपजाऊ होती है। क्यों उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भारी वर्षा के कारण पोषक तत्व यहाँ पर शीघ्र ही क्या होता है बह जाते हैं, है ना, इसकी वजह से। राइट का आंसर क्या होगा, इस कारण यहाँ पर ये कि साल भर यहाँ पर होने वाली तीव्र और निरंतर भारी वर्षा के कारण मिट्टी के बड़े पैमाने पर निक्षालन या लीचिंग होता है। करेक्ट आंसर भी करेक्ट है। 38 नंबर है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी किसके कारण बनी थी। करेक्ट आंसर 38 को जाएगा, ये बनी है विवर्तनिक प्लेटों के अपसरण के कारण। अब पूर्वी अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी पृथ्वी की सबसे प्रमुख भूगर्भीय विशेषताओं में से एक है। इसका निर्माण अपरदन या किसी अकेले ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं बल्कि यहाँ पर इसके विशाल विवर्तनिक शक्तियों द्वारा हुआ है। ये एक सक्रिय महाद्वीपीय वनस्पत क्षेत्र होता है जहाँ अफ्रीकी विवर्तनिक प्लेट दो अलग अलग नई प्लेटों का जो सोमाली प्लेट है और नुबियन प्लेट है उसमें विभाजित होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भूपर पट्टी खिंचती है और समानांतर भ्रंश विकसित होती है और केंद्रीय खंड नीचे की ओर धस जाता है, जिससे विशाल भ्रंश तंत्र का निर्माण होता है। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 38 का सी। 39 नंबर, इसमें बोला है दुर्लभ मृदा तत्व का उत्पादन करना मुख्य रूप से कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पर इसलिए कठिन है क्योंकि यहाँ पर जो उसके निष्कर्षण और पृथक्करण की प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाती है। ठीक है, बी आंसर होगा इसका, क्योंकि दुर्लभ मृदा तत्व जो होते हैं ये नाम भू रासायनिक रूप से भ्रामक होते हैं। वास्तव में ये पृथ्वी की भू परपट्टी में तुलनात्मक रूप से प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है। हालांकि व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन करना संरचनात्मक रूप से अत्यंत कठिन हो जाता है। ठीक है, यह महंगा होता है इसलिए ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये शायद कभी भी सघन और आसानी से खनन योग्य भंडारों में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2026 में भी जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन दुर्लभ मृदा तत्व को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है स्टेट प्रीसीएस में क्वेश्चन घुमा दिए, है ना, तो अच्छे से करना है इसको। 40 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्यसागरीय जैव क्षेत्र में वनस्पति की विशिष्ट शारीरिक अनुकूलन परिस्थिति जो होती है उसमें विकसित करने के लिए विशेष रूप से कठोर परतियाँ, जिन्हें विशेष रूप से किस लिए तैयार किया जाता है। इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि भीषण और गर्मी शुष्क महीने में के दौरान वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होने वाली तीव्र नमी है उसकी हानि को कम कर सके। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है।
क्योंकि भूमध्यसागरीय जलवायु संरचनात्मक रूप से क्या होती है, अनूठी होती है, क्योंकि यहाँ गर्म एवं अत्यंत शुष्क गर्मी और हल्की एवं आर्द्र सर्दियाँ होती हैं, जो मानक मानसूनी जलवायु के विपरीत होती है। और लंबी और भीषण ग्रीष्मकालीन शुष्कता से बचने के लिए यहाँ की स्थानीय वनस्पतियों ने अपनी पत्तियों को कठोर और चरमिल बना लिया है। ये पत्तियां आमतौर पर छोटी मोटी और सख्त और मोमी आवरण से ढकी होती है। आंसर था 40 का सी। 41 है, यूरोप की प्रमुख भारी औद्योगिक पट्टी के रूप में रूर घाटी का ऐतिहासिक प्रभुत्व संरचनात्मक रूप से किन भौगोलिक संयोगों पर निर्भर होता है। आंसर 41 को हो जाएगा डी। उच्च श्रेणी में बिटुमिनस कोयले के विशाल निरंतर निक्षेप और लोहे के ऐश की निकटता से 41 का डी करेक्ट है। यूरोप की प्रमुख भारी औद्योगिक धातुकर्म केंद्र के रूप में जर्मनी की रूर घाटी का ऐतिहासिक उत्थान कोई संयोग नहीं था। यहाँ की अंतर्निहित भूगर्भीय संरचना द्वारा निर्धारित था और इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले और विशाल आसानी से सुलभ निरंतर भंडार होते थे। आंसर 41 का डी करेक्ट है। 42 नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर है, इसमें बोला है दक्षिण अमेरिकी लिथियम त्रिभुज के विशाल जो नमकीन मैदान है उसमें लिथियम निकालने के नाम पर आर्थिक व्यवहारता मुख्य रूप से किस विशिष्ट जलवायु स्थिति पर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर। ये निर्भर करती है खारे पानी के वाष्पीकरण की धीमी प्रक्रिया को शक्ति प्रदान करने वाली अत्यधिक शुष्कता और उच्च सौर विकिरण को लेकर के। 42वें का करेक्ट है, क्योंकि लिथियम त्रिभुज जो होता है ये अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली की उच्च ऊंचाई वाली सीमाओं में फैला होता है और जहां विश्व का अधिकतम या अधिकांश सुलभ लिथियम भंडार मौजूद होता है। इस लिथियम का व्यावसायिक निष्कर्षण पारंपरिक कठिन उत्खनन पर निर्भर होता है। इसके बजाय लिथियम से भरपूर भूमिगत खारे जल को विशाल सतही तालाबों में पंप किया जाता है और इस पद्धति की आर्थिक व्यवहारता पूरी तरह से इस क्षेत्र की अत्यधिक शुष्कता और न्यूनतम वर्षा और तीव्र सौर विकिरण पर निर्भर करेगी। आंसर क्या होगा 42 का एक करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर। इससे बोला कि टैगा जो बारेल वन है, टैगा बोरेल वन बोलते हैं, है ना, ये सबसे बड़ा स्थलीय जैव क्षेत्र होता है। फिर भी इस क्षेत्र में गहरी उपजाऊ ऊपरी मृदा का संचय मुख्य रूप से किसके कारण बाधित होता है। आंसर 43 का क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अत्यधिक कम तापमान जो सूक्ष्मजीवी अपघटन की दर को भारी रूप से दबा देता है। आंसर क्या होगा 43 का बी करेक्ट हो जाएगा। और घने शंकुधारी वृक्षों में से जैविक पदार्थों से सुइयों और टहनियों के निरंतर गिरने के बावजूद ये क्षेत्र संरचनात्मक रूप से गहरी और उपजाऊ ऊपरी मिट्टी जो होती मृदा उसके विकसित करने को लेकर विफल रहता है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ की जलवायु और यहाँ के अधिकांश समय अत्यधिक कम तापमान रहना। 44 नंबर है, वैश्विक खनिज संसाधन वितरण के संबंध में विचार करना है कौन सा देश बॉक्साइट के विश्व के सबसे बड़े उत्पादन का स्थान रखता है। आंसर 44 का करेक्ट क्या हो जाएगा 44 का सी, ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बॉक्साइट दुनिया का सबसे प्राथमिक और व्यावसायिक जो होता है ऐश बनाता है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के निष्कर्षण के उत्पादन के लिए किया जाता है। वैश्विक खनिज संसाधन अर्थशास्त्र के संदर्भ में ऑस्ट्रेलियाई संघ इस क्षेत्र में प्रभुत्व रखेगा, सी आंसर है। 45 निम्नलिखित में से निरंतर पर्वत जो प्रणाली होती है, ठीक है, उसमें से कौन सी वैश्विक महाद्वीपीय भूभाग पर सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। आंसर क्या होगा 45 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी करेक्ट है। प्रयास मतलब इसमें दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या होगी, इसमें वैश्विक महाद्वीपीय भूभाग पर सबसे लंबी स्थलीय श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है, डी नंबर। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला संरचनात्मक रूप से इस तरह की सबसे निरंतर लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे नजका प्लेट के विवर्तनिक अवकर्षण द्वारा निर्मित एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी महाद्वीपों के किनारों पर लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सवाना जैव क्षेत्र संबंध में विचार करना है। सवाना परिस्थिति तंत्र संरचनात्मक रूप से समय समय पर अपने लगने वाले मौसमी आग पर निर्भर होती है जो मृत घास को साफ करती है और घने वन को वितान से रोकती है। पहला क्या होगा 46 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, इस जैव क्षेत्र की वनस्पति जैव भार का विशाल हिस्सा जमीन के नीचे विस्तृत जड़ प्रणालियों में जमा होता है जो शुष्क मौसम की आग के बाद तेजी से पुनरुत्पादन की अनुमति देता है। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 46 का आंसर सी करेक्ट है। 47 नंबर है, सेल गैस निष्कर्षण के संबंध में विचार करना है। क्षैतिज वेदन एक क्या होता है, क्षैतिज वेदन एक अनिवार्य आवश्यकता होती है क्योंकि सेल अवसंरचनाओं या संरचनाओं में असाधारण रूप से
कम प्राकृतिक पारगम्यता होती है जो गैस के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को रोकती है। पहली बात क्या होगी? 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, जल विखंडन तकनीकी में स्रोत चट्टान से कृत्रिम रूप से दरारें पैदा करने के लिए उच्च दबाव पर पानी, रेत और रसायनों पर भारी मात्रा में प्रविष्टि कराई जाती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों एकदम सही है। आगे आते क्वेश्चन। अच्छा, पूछा इनमें से कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है ना, एक तरह से सही। हमारे दोनों स्टेटमेंट सही ऊपर के स्टेटमेंट पूछा बस कौन सा गलत है, तो हमारा कोई गलत नहीं है क्योंकि दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। 48 नंबर है, महाद्वीपों के प्रमुख यहाँ पर जो व्यावसायिक हैं कृषि घास के मैदान के संबंध में विचार करना है। अर्जेंटीना के पंपास विस्तृत व्यावसायिक अनाज की खेती और अल्फाल्फा चारागाहों से संचालित होने को लेकर उच्च गुणवत्ता वाले पशुपालन को लेकर विश्व स्तर पर सुप्रसिद्ध बनाते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी तीव्र सर्दियों के मौसम के दौरान अपनी अधिकतम वर्षा प्राप्त करते हैं और इसमें सर्दियों में गेहूं की खेती के लिए आदर्श स्थितियां बनाते हैं। यह बात गलत है क्योंकि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी क्षेत्र में सामान्यतः बसंत और शुरुआती गर्मियों के दौरान अधिकतम वर्षा होती है, ना कि भीषण सर्दियों के दौरान। यह बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के भीतर स्थित होते हैं जो बड़े पैमाने पर गन्ना और कपास के बागानों को सहारा देते हैं। तीसरी बात गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र संरचनात्मक रूप से शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित होते हैं, ना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और यहाँ मुख्य रूप से भेड़ पालन और व्यावसायिक गेहूं की खेती होती है, ना कि उष्णकटिबंधीय गन्ना कपास की। ये बात गलत हो जाएगी। केवल एक करेक्ट है, आंसर सी। 49 अफ्रीकी भूगोल को महत्वपूर्ण संसाधन वितरण को जोड़ने वाले जो है उसमें निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया में फैला कटांगा पठार तांबे और कोबाल्ट के विश्व के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक बताती है। 49 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, दक्षिण अफ्रीका का विटवाटरसैंड बेसिन ऐतिहासिक रूप से विश्व के निकाले गए स्वर्ण भंडार के सबसे बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी होगा। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीसरा, नाइजर डेल्टा क्षेत्र उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले के बड़े पैमाने पर निष्कर्षण के लिए अफ्रीका का प्राथमिक महाद्वीपीय केंद्र होगा। तीसरी बात भी यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि नाइजर डेल्टा उच्च श्रेणी के खनिज तेल जो होते हैं और प्राकृतिक गैस के बड़े पैमाने पर निष्कर्षण के लिए अफ्रीका का प्राथमिक केंद्र है, ना कि बिटुमिनस कोयले के लिए। ठीक है, गलत पूछा है तो पूछे इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो केवल एक स्टेटमेंट इसका गलत है। एक गलत है कहने का मतलब तीसरा वाला। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 50 निम्नलिखित पर विचार करना है। सूची 1 और सूची 2 इनके पहचान और इसके क्षेत्र की पहचान करना है। पहली बात है, पहले बोले चुक्यूकमाटा आपको हो जाएगा। एक 2 चिली की निर्यात अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाला विशाल तांबा खनन। अगला है बी का डोनबास पूर्वी यूरोप भारी उद्योग को लेकर संचालित करने का। ठीक है, सी मतलब पिल, क्या लिखा है? सी मतलब आपका हो जाएगा पिलबारा, है ना। पिलबारा जो हो जाएगा ये क्या होगा? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण विस्तृत लौ एस का निष्कर्षण क्षेत्र, या पॉइंट लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैदान कांता का मैदान जो होता है या कांतो का मैदान जो होता है ये हो जाएगा जापान का प्राथमिक उच्च तकनीकी और ऑटोमोटिव जो निर्माण महानगरीय केंद्र होता है उसको लेकर के। 50 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एशिया। ठीक है, विश्व भौगोलिक वर्गीकरण में एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% पृथ्वी के हिस्से को कवर करता है और यहाँ पर कई विविध जलवायु विवर्तनिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। क्वेश्चन 52 भूमध्य रेखा किस महाद्वीपीय प्राय से होकर गुजरती है? पृथ्वी महाद्वीप से गुजरती है। आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और इंडोनेशिया सही से यहाँ पर कई महाद्वीपीय से होकर गुजरेगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी यहाँ से 52 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा महासागर जो है ये एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है? 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन सा है बताना है। करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि प्रशांत महासागर पृथ्वी के महासागरीय विभाजनों में से सबसे बड़ा और सबसे गहरा होगा।
ठीक है, और संरचनात्मक और भौगोलिक रूप से ये एशिया के पूर्वी तटों और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के बीच स्थित विशाल बेसिन को घेरता है। आंसर सी करेक्ट है। 54 नंबर 54, अक्षय ऊर्जा भंडारण की ओर वैश्विक संक्रमण के लिए संबंध में आर्थिक भूगोल में भू राजनीतिक शब्दावली लिथियम त्रिभुज अक्सर उद्योग उपयोग की जाने वाली यहाँ पर ये क्षेत्र की देशों के मैदान पर स्थल पर स्थित ऊंचाई वाले नमकीन मैदानों को समाहित करता है। तो यहाँ पर इससे किस क्षेत्र को लेकर यहाँ पर बात करता है ना। तो आंसर हो जाएगा 54 का ये डी, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली इसका आंसर होगा। 55 नंबर है, जनजातीय समुदाय द्वारा स्थानांतरित कृषि झूम कृषि की ऐतिहासिक पद्धति वर्तमान समय में संरचनात्मक रूप से अस्थिर और पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी होती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि जो मृदा उर्वरता है उसके प्राकृतिक पुनर्जीवन के लिए आवश्यक विनिर्माण अनिवार्य जो प्रवृत्ति होती है उसके बाद में भारी कमी आना। ठीक है, डी 55 का सही आंसर होगा, क्योंकि स्थानांतरित जो कृषि होती है ये ऐतिहासिक रूप से जंगल के एक हिस्से को साफ करने और पोषक तत्वों के समाप्त करने को लेकर खेती करने की प्राकृतिक जंगल की मिट्टी के पुनर्जीवन के लिए उसे 15 से 20 वर्षों के लिए छोड़ देने पर यह प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में तीव्र जनसंख्या दबाव और कृषि भूमि की कमी के कारण ये अनिवार्य प्रति अवधि संरचनात्मक रूप से घटकर केवल 2-3 वर्ष ही रह गई है। ठीक है, और क्या करता है ये भारी कमी पारिस्थितिक सुधार को भी रोकती है, जिससे क्या होता है एक ऐतिहासिक रूप से स्थायी पद्धति वनों की कटाई और मृदा क्षरण को विनाशकारी कारण में बदल देती है। ठीक है, आंसर 55 का डी। 56 नंबर क्वेश्चन है 56, मध्य भारत में केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की रणनीतिक आवश्यकता मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे किस पर यहाँ पर जरूरत को प्रेरित करती है? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर। ये विशेष रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति के लिए एक विशाल जल विद्युत उत्पन्न करना उसको लेकर प्रेरित करती है। इसका जो है इसके प्राथमिक संरचना उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी बेसिन के अतिरिक्त यहाँ पर जल मोड़ना और इस जल को एक विशाल नहर प्रणाली के माध्यम से सीधे बेतवा नदी के बेसिन स्थानांतरित में किया जाना, ताकि ऐतिहासिक रूप से सूखे त्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की सिंचाई सुविधा को प्राप्त करके सूखे संकट को कम किया जा सके। आंसर था 56 का सी करेक्ट है। 57 नंबर है, उन्नत उत्तर औद्योगिक जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें तेजी से देखी जा रही प्रतिनगरीकरण की जनसंख्या की घटना संरचनात्मक रूप से किस प्रकार प्रभावित इनको किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसको प्रभावित करते हैं क्योंकि जो बड़े नगरीय क्षेत्र शहर होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की और जनसंख्या का स्वैच्छिक प्रवास। प्रतिनगरीकरण एक विशिष्ट जनसंख्या की संरचनात्मक बदलाव है जो मुख्य रूप से उन्नत उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में देखे जाते हैं। इसे भीड़ भाड़ वाले और महंगे पड़े महानगरीय शहरों में छोटे शहरों उपनगरों के ग्रामीण क्षेत्रों की और लोगों के स्वैच्छिक और व्यवस्थित प्रवास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रवृत्ति परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और विकेंद्रीकरण रोजगार में अवसरों को दूरस्थ कार्ड प्रौद्योगिकी के संरचनात्मक रूप से सुगम बनाती है। आंसर 57 का बी। 58 नंबर है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पश्चिमी केंद्र जो है मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली आंतरिक क्षेत्रों में कोयम्बटूर जैसे होने वाले ऐतिहासिक विकेंद्रीकरण किसके द्वारा सुगम बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर सी, सस्ते श्रम की उपलब्धता, जल विद्युत का विकास और विस्तार करते हुए घरेलू बाजार। आंसर सी 58 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दक्षिण अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेष रूप से तमिलनाडु की कोयम्बटूर में इसका संरचनात्मक विकेंद्रीकरण विशिष्ट आर्थिक कारकों से प्रेरित था। काफ़ी सस्ते स्थानीय श्रम की उपलब्धता, पाइकारा जल विद्युत परियोजना द्वारा प्रदान की गई सस्ती बिजली और तेजी से बढ़ते घरेलू बाजार के इस विशाल भौगोलिक बदलाव को सुगम बनाता था। 59 नंबर है 59, वैश्विक भू राजनीति मलक्का जलडमरू मत एक गंभीर रणनीतिक कमजोरी जिसे अक्सर मलक्का दुविधा भी कहा जाता था ये प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये एक अपरिहार्य समुद्री सक्रिय बाधा है जो पूर्वी एशियाई देशों की ऊर्जा आयात के कारण अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली है। मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित मलक्का जलडमरू मत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संकीर्ण मार्गों में से एक बताते हैं। मलक्का दुविधा मुख्य रूप से पूर्वी एशियाई देशों में विशेष रूप से चीन और जापान की रणनीतिक कमजोरी का संदर्भित करती है। आंसर क्या होगा? फिर 59 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। 60 है, एक ऐसा जनसंख्या पिरामिड जिसका आधार काफी चौड़ा है और तेजी से ऊपर की ओर सकरा हो रहा है, नुकी लगाता है, संरचनात्मक रूप से किस जनसंख्या की प्रदर्श का संकेत देता है? बताना आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे, ये संकेत देता है 60 का सही आंसर। उच्च अशोधित जन्म दर के साथ
उच्च मृत्यु दर जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता बताता है। 60 का सी करेक्ट आंसर होगा। एक जनसंख्या पिरामिड आयु और लिंग के आधार पर किसी देश की जनसंख्या की संरचना का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है और काफ़ी चौड़े आधार पर यह आधार वाला पिरामिड जो होता है गणितीय रूप से असाधारण रूप से उच्च अशोधित जन्म दर का संकेत देता है, जिसका अर्थ होता है कि एक विशाल युवा आबादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 बनाते हैं। 61 नंबर है, हिमालय क्षेत्र में बकरवाल जैसे खानाबदोश चरवा समूह द्वारा प्रचलित पारंपरिक ऋतु प्रवास किसका प्रत्यक्ष सामाजिक आर्थिक अनुकूलन बताता है? आंसर हो जाएगा, ये बताता है कि जो उच्च ऊंचाई वाले चारा होते हैं उनकी उपलब्धता को जो प्रभावित करने वाले चक्री और चरम मौसमी की जलवायु परिवर्तन होता है उसको। ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि ऋतु प्रवास पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित पशुपालन का एक अत्यधिक विशिष्ट रूप होता है। इसमें संरचनात्मक रूप से गर्मियों और सर्दियों के निश्चित चारागाहों के बीच पशुधन जैसे भेड़ या बकरी की मौसमी और चक्रीय आवाजाही शामिल होती है। भीषण सर्दियों के दौरान ऊंचाई पर स्थित चारागाह गहरी बर्फ से ढके होते हैं, जो बकरवाल जैसे खानाबदोश समूह के नीचे की ओर गर्म घाटियों की ओर जमा हो जाने के लिए मजबूर करते हैं। इसके विपरीत गर्मियों में बर्फ पिघलने पर समृद्ध अल्पाइन घास के मैदान दिखाई देते हैं, जिससे वे आपस में ऊपर की ओर पलायन करते हैं और चरम जलवायु चक्रों की प्रति एक सीधा सामाजिक आर्थिक अनुकूलन बनाते हैं। आंसर क्या होगा? 61 का क्या करेक्ट होगा? बी। 62 नंबर है, उत्तरी अमेरिका की महान झीलें जिसमें दुनिया की सतह मीठे पानी की एक विशाल हिस्सा होता है और भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। किसके बीच? आंसर हो जाएगा 62 का, ये उत्तर संप्रभु और राष्ट्र कनाडा इसका आंसर होगा। 63 नंबर है, भारत में शुरू की गई एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रमुख महानगरी संयोजन को जोड़ने वाली एक तैयार की गई थी? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर, ये दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता इसका सही आंसर होगा। इसका प्राथमिक संरचनात्मक उद्देश्य देश के शीर्ष 4 महानगरों को आर्थिक और जो सांस्कृतिक केंद्र है उसको आपस में जोड़ने का एक तीव्र गति वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संजाल स्थापित करना। 64 नंबर है, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र संबंध में विचार करना। योजना आयोग ने प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए मूल रूप से केवल भाषाई आधार पर राजनीतिक सीमा के आधार पर भारत को 15 विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था। 64 का पहला गलत है, क्योंकि योजना आयोग ने मूल रूप से भाषाई या राजनीतिक सीमाओं के आधार पर भारत का विभाजन नहीं किया था, बल्कि कृषि योजना को बेहतर बनाने के लिए इसमें 15 क्षेत्रों को इसमें संसाधन के आधार पर कड़ाई से परिभाषित किया गया था। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं, जहां अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ और प्रचुर वर्षा, चावल एवं गेहूं की प्रधानता वाले फसल चक्र पाया जाता है। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल दूसरा आंसर सही है। पूछा क्या है? सही कौन सा? तो बी। 65 नंबर है, वैश्विक जनसांख्यिकी और प्रवास के संबंध में विचार करने। जनसांख्यिकी लाभांश उस आर्थिक विकास क्षमता को प्रतिनिधित्व करता है जो तब उत्पन्न होती है जब कार्यशील आयु वाली जनसंख्या का हिस्सा गैर कार्यशील आयु वाले हिस्से में काफी बड़ा हो जाता है। 65 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? एकदम करेक्ट है। सेकंड, बिना प्रवासन के किसी जनसंख्या को पूर्णतः स्थिर रखने के लिए कुल प्रजनन दर स्थायी रूप से प्रति महिला औसतन ठीक 1.5 बच्चे रहनी चाहिए, है ना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि शून्य वृद्धि के साथ यहाँ पर पूर्णतः स्थिर जनसंख्या रिप्लेसमेंट लेवल जो फर्टिलिटी होती है वो प्राप्त करने के लिए कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए? 2.1 बच्चे होने चाहिए, ना कि 1.5। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, ए। 66 नंबर रहते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन। महत्वपूर्ण वैश्विक जल निकाय जो है उसके बारे में विचार करना है। पहली बात है, रूस की बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और पुरानी मीठी पानी की झील है जो एक सक्रिय महाद्वीपीय फ्रांस के क्षेत्र में भीतर बनी हुई है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अरब सागर ने मुख्य रूप से सोवियत काल की कपास सिंचाई परियोजना के लिए अपनी पोषक नदियों के बड़े पैमाने पर मार्ग परिवर्तन के कारण विनाशकारी संकुचन का अनुभव किया है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, अमेजन नदी जो अटलांटिक महासागर में अपने विशाल जल आयतन को विसर्जित करने से पहले दुनिया का सबसे बड़े नदी डेल्टा बनाती है। ये बात गलत है, क्योंकि अमेजन नदी दुनिया की सबसे अधिक जल की मात्रा ले जाती है, लेकिन यह संरचनात्मक रूप से एक पारंपरिक विशाल डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका अत्यधिक तीव्र जल विसर्जन अपसादों और अटलांटिक महासागरों को दूर दूर तक बाहर जाना, जिससे क्या होता है डेल्टा के बजाय एक विशाल नदमुख या स्टेचरी जो होती है वो बनाती है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है। गलत पूछा था इसमें, है ना, कौन सा गलत है? तीसरा गलत होगा, सी। क्वेश्चन 67 है, नगरीकरण की घटनाओं के बारे में विचार करना है।
प्रवास सिद्धांत में प्रतिकर्ष कारक उन आकर्षक तत्वों को संदर्भित करता है जैसे गंतव्य शहरों में उपलब्ध बेहतर सुनिश्चित सुविधाएं उपलब्ध कराना, उच्च मजदूरी और उच्च या उन्नत चिकित्सा बुनियादी ढांचा। 67 का पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है। क्यों? क्योंकि प्रवास सिद्धांत में ये गंतव्य की ओर जो है, गंतव्य की ओर लोगों को खींचने की आकर्षित तत्वों को में कड़ाई से आकर्षक करना, ठीक है, उनको प्रवेशित करना, और प्रतिकर्ष कारक में भी नकारात्मक स्थितियाँ होती हैं जो लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। ये बात गलत हो जाएगी, दोनों बात याद रखना है, ठीक है। सेकेंड बात है, सोपान प्रवास एक संरचनात्मक प्रक्रिया होती है जहाँ प्रवासी अंततः एक बड़े महानगरी समूह में जाने से पहले पास में छोटे शहर में स्थानांतरित होते हैं। सेकंड करेक्ट है। तीसरा है, प्रमुख शहर की अवधारणा ये निर्धारित करती है कि किसी देश का सबसे बड़ा शहर दूसरे शहर सबसे बड़े शहर की तुलना में असंगत रूप से बड़ा और आर्थिक रूप से अधिक प्रभावी होता है। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है, तो 67 का बी। 68 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना, रणनीतिक मार्ग और इसके जोड़ने वाले जल निकाय कौन कौन से हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला होर्मुज जल टर्मद, यूपीएससी ने क्वेश्चन होर्मुज से पूछा था इस बार, ठीक है। तो क्या होगा पहला, 68 का जो पहला स्टेटमेंट है ये हो जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को लेकर बाब अल मंडेब हो जाएगा ये 1। बॉस्फोरस जल टर्मद जो हो जाएगा ये क्या, ये 4 काला सागर और मरमरा, और स्वेज नहर का भूमध्य सागर और लाल सागर। करेक्ट आंसर 68 का डी। 69 69 नंबर विकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें है अभिकथन कारण, पंजाब और हरियाणा में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हरित क्रांति की कृषि पद्धतियों के गहन उपयोग को जो भूजल स्तर है उसमें चिंताजनक गिरावट और मृदा की गंभीर लवणता आई है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 69 का जो रहेगा ये क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है एकदम। सेकेंड बात बोला है कि प्राकृतिक रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान चावल जैसी जो अत्यधिक जल प्रधान फसलों की बड़ी पैमाने पर व्यावसायिक खेती के लिए नलकूप और जल के माध्यम से इसमें निरंतर अस्थिर निकासी की आवश्यकता होती है। दोनों बातें सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, दोनों करेक्ट है, तो ए यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ वर्षा अपर्याप्त है, इसलिए ये खेती किसानों को नलकूपों के माध्यम से भूजल की निरंतर और भारी निकासी के लिए मजबूर करती है, जो संरचनात्मक रूप से गंभीर जल संकट का उसके बाद की लवणीकरण की व्याख्या बताता है। दोनों बातें सही है। क्वेश्चन 70 जनसांख्यिकी संक्रमण के बारे में मॉडल के वैचारिक जो चरण उसको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि जो उसकी एक समाज पूर्व की औद्योगिक से अत्यधिक विकसित उत्तर औद्योगिक अवस्था में प्रगति और ले जाना और प्रतिनिधित्व करता है किसको, आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर ये। इसका सीरियल से लगाएंगे तो पहला आएगा हमारा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, है ना, जो प्रगति को ले जाएगा आगे। ये पहला हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर का, जो कि जन्म और मृत्यु दर दोनों को अत्यधिक उच्च और अस्थिर होना, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि या स्थिर काफ़ी धीमा हो जाता है, सेकेंड पॉइंट। उसके बाद पहला आएगा तेजी से गिरती मृत्यु दर समान साथ साथ निरंतर जन्म दर, जिससे क्या होता है विशाल जनसंख्या विस्फोट होता है। उसके बाद चौथे में आएगा आपका जन्म दर में तीव्र गिरावट शुरू होना, जो पहले से ही कम मृत्यु दर की और बढ़ती, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी रहती है, चौथा। उसके बाद 2 4 1 3 2 1 4 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 70 का बी, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के बाढ़ प्रभावित कोसी बेसिन का एक ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष फसल के विनाश का सामना करता है। इस गंभीर आर्थिक आघात को कम करने के लिए परिवार और पुरुष के मुखिया एक अकुशल औद्योगिक श्रमिक के रूप में गुजरात के निर्माण केंद्र में चला जाता है और अपनी मजदूरी का एक हिस्सा घर वापस भेजता है। प्रवास शब्दावली में इस संरचनात्मक घटना किसका उत्कृष्ट उदाहरण बताती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का, ये बताती है संकट से प्रेरित मौसमी प्रवास जो पारिस्थितिक भेद्यता के विरुद्ध जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करता है। आंसर डी करेक्ट है। 72 नंबर है 72 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है उन्नत सॉफ्टवेयर विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण या उच्च स्तरीय हीरा तराशने की स्वैच्छिक जो उद्योग है उसकी स्थापना केवल कच्चे माल के स्रोतों की निकटता के ही निर्भर होते हैं, ये वही निकटता के स्रोतों पर निर्धारित नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो उनके भौतिक जो आदान है और तैयार उत्पादों की परिवहन लागत उनके उच्च बाजार के मूल्य कीमतों की तुलना में वास्तव में नगण्य होती है, ठीक है। क्योंकि पारंपरिक भारी उद्योग जो होते हैं, ठीक है, उसमें भौगोलिक रूप से अपने कच्चे माल के स्रोतों कोयला लोएस्क उससे बंधे होते हैं, क्योंकि भारी इनपुट से परिवहन करना अत्यधिक महंगा हो जाता है, ठीक है। आंसर सी करेक्ट है।
क्वेश्चन 73 नंबर है 73, बोला है कि पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में थार मरुस्थल की अत्यधिक शुष्कता और उसके संरचनात्मक निर्माण का मुख्य जलवायु संबंधी कारण क्या है। इसमें कारण क्या होगा, आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर ये अरावली पर्वत श्रेणी का आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिम मानसूनी को समानांतर होना। ठीक है, आंसर बी से करेक्ट होगा। 74 नंबर है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक ग्रंथों में रहने योग्य विश्व के सप्तद्वीप में विभाजन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा विशिष्ट भूभाग केंद्र में था। करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा, ये था जम्बूद्वीप जो आधुनिक भारत के सहित मध्यद्वीपीय भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। ए करेक्ट आंसर है। 75 नंबर है, गोदावरी कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख नदियों की पूर्व की ओर जो बहने वाला अपवाह प्रतिरूप किसका प्रत्यक्ष संरचनात्मक परिणाम होता है। आंसर हो जाएगा, ये होता है प्राचीन दक्कन के पठार और समानता स्थलाकृति की जो झुकाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है उसका। डी क्या होगा, यहाँ से 75 का करेक्ट आंसर होगा। ये अपवाह प्रतिरूप अंतर्निहित भूगर्भीय संरचना का एक सीधा परिणाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का अधिकांश हिस्सा नवंबर और दिसंबर की सर्दियों में महीनों में मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त होता है। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी और लौटते जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों द्वारा अवशोषित नमी। ठीक है, आंसर क्या होगा, करेक्ट यहाँ से 76 का सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है, इसके दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत शुष्क रहता है क्योंकि वह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, हालांकि सर्दियों के महीनों में नवंबर से दिसंबर के दौरान ये मानसून पीछे हट जाता है और प्रचलित हवाएं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की ओर दिशा में बदलने लगती हैं। चूंकि ये हवाएं बंगाली खाड़ी के ऊपर की ओर उत्तर पूर्व में बहती हैं और वे भारी वर्षा नमी को सोख लेती हैं, जिससे क्या होता है पूर्वी तट से टकराने पर वर्षा के रूप में गिरा देती हैं और जिससे तमिलनाडु में सर्दियों में भी भारी वर्षा हो जाती है। हम लोग यहाँ से करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन तक की। आंसर यहाँ से इसका क्या होगा, ये सी करेक्ट है। ठीक है, 76 का सी करेक्ट है। तो इस टाइप से 76 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बाकी 77 क्वेश्चन से हम लोग क्या कर लेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, 77 से 150 तक यहाँ से पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और यहाँ से हम लोग अगला कल देखेंगे इसी को पार्ट को 77 से स्टार्ट करेंगे वो। ठीक है, और सुबह हम लोग कर चुके हैं दृष्टि का, वो भी पेपर देख सकते हो और कोशिश करेंगे एक पेपर और आज शाम को कराने की, वो भी यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, एंड करते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम आप जुड़ सकते हो, यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, तो आपसे अपडेट मिलता रहेगा कौन सा पेपर कब होना है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और यहाँ से याद रखना है कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो उन सब क्वेश्चन के टॉपिक आपको बढ़ते जाना है। हॉर्मोन जल्टामोन बताया उसको टॉपिक पूरा पढ़ो, क्या है कैसा है ना, और एक एक पॉइंट यहाँ से आपको डीप में जाके पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।